हेलो बच्चों, तो आज हम अपने रूट ऑफ स्टडी पर क्लास 9 की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो चल रही थी उस पर चल रही थी 10th, 11th एंड 12th। तो आज से हम 9th की भी स्टार्टिंग लेकर चल रहे हैं और इसके लिए भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे ताकि आपका सिलेबस टाइम के साथ कवर हो जाए। और ये केवल एकेडमिक नहीं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इसमें हम अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे ताकि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, एकेडमिक में तो हो ही, उसके साथ साथ यदि आप आगे जब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी वो हेल्पफुल हो। तो आप जानते हो कि 9th में रियलिटी में साइंस होती है। ठीक है, 9th और 10th में हम एक कॉमन सब्जेक्ट बोलते हैं साइंस। ठीक है, और साइंस में आपको पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। ठीक है, तो पहले हमने स्टार्टिंग कर लिया, चलो फर्स्ट चैप्टर ले लिया हमने फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का भी लेंगे, बायो का भी लेंगे, मैथ को भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो हम सब को फुल कंसेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि हम जो भी कराएंगे वो कंसेप्ट वाइज कराएंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही होती है पावर। ठीक है, रटना नहीं होता है, क्योंकि रटने से कब तक आप रटोगे भाई। हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इनको कहाँ से रटना है कि इंग्लिश को भी रटना है, उसको भी रटना है। ठीक है, हिंदी को भी रटना है, एसएसटी को भी रटना है। तो रटना मना है। हमारे जो चैनल पर बस सबसे पहला जो लोगो है वही है कि रटना मना है, सिर्फ समझना है। अगर आप कंसेप्ट को समझोगे तो आपको रटना की कोई ज़रूरत ही पड़ी नहीं की। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो आप छोटे बच्चों के हिसाब से हम छोटे वीडियो के पार्ट्सों को लेकर आएंगे ताकि आप इजीली आप इसे देख सकें और कवर कर सकें। बस हमारी आपसे बस एक ही डिमांड रहेगी कि आप हमारे जैसे ही चैनल को देखते हैं आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आप तुरंत देख लो कि आपकी क्लास की वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर मोशन। ठीक है, तो आ जाइए जोश के साथ और स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो मोशन है। ठीक है, और ये है क्या, ये फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो अभी आप 8th तक पढ़कर आए हो, अब 9th में आए हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी। और हमें तीनों को थोड़ा ब्रीफली पढ़ना है तो अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे फिजिक्स क्या होती है, पहले फिजिक्स को ही समझ लें। तो फिजिक्स क्या है बेटे, फिजिक्स है एक नेचुरल साइंस। ठीक है, हम इसको आपके लैंग्वेज में समझा रहे हैं, इट्स अ नेचुरल साइंस। ठीक है, दैट्स डिपेंड ऑन नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स क्या है, एक नेचुरल साइंस है, यानी नेचर से रिलेटिव साइंस है। ठीक है, तो फिजिक्स को आप बोल सकते हो रिलेटिव टू नेचर। रिलेटिव टू नेचर, क्लियर। रिलेटिव टू नेचर, यानी इसमें जो आप पढ़ोगे वो नेचर से रिलेटिव होगी सभी चीज़ मोस्टली। किसी चीज़ का मोशन है, किसी चीज़ का रेस्ट है, किसी चीज़ का साइन होना है, किसी चीज़ का चलना है, ये सब नेचर से रिलेटिव होती है। तो फिजिक्स किससे डिपेंड करती है, रिलेटेड टू नेचर। एक चीज़ तो हमें ये क्लियर होगी। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जैसे आपका चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मोशन जब स्टार्ट करेंगे तो रियलिटी में ये फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स की ब्रांच है हमारे पास एक मैकेनिक्स। फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स को हम 2 पार्टों में पढ़ लेंगे। एक पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स और एक पढ़ेंगे डायनामिक्स। क्लियर। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स की फॉर्म में, एक पढ़ेंगे डायनामिक्स के फॉर्म में। काइनेमेटिक्स में क्या होता है बेटा, काइनेमेटिक्स में हम केवल पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन। फिर डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे भाई, रेस्ट मोशन तो यही पढ़ लेंगे। ठीक है, डायनामिक्स में भी यही चीज पढ़ेंगे हम, रेस्ट और मोशन। फिर सर डिफरेंस क्या है इसमें भाई, यहाँ भी काइनेमेटिक्स में भी रेस्ट और मोशन पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स में भी रेस्ट और मोशन पढ़ रहे हैं, फिर डिफरेंस क्या है बेटा। यहाँ जो हमें काइनेमेटिक्स में रेस्ट और मोशन पढ़ना है वो विदाउट कॉज, हमें मतलब नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्यों रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट क्यों मोशन में है। यहाँ पर हम विद कॉज पढ़ेंगे, यानी हम जान लेंगे कि ये क्यों रेस्ट में है और क्यों मोशन में है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। इसे हम पढ़ेंगे विदाउट कॉज।
विदाउट कॉज, ठीक है, बिना कारण के, मतलब हमें नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो क्यों है, या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है। यहाँ पर हम विद कॉज पढ़ेंगे, ठीक है, यानी हम प्रूव कर सकते हैं, हम बता देंगे कि ये क्यों रेस्ट में है और क्यों ये मोशन में है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थोड़ी थोड़ी बेटा, कि मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, फिजिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, रेस्ट और मोशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसका कारण नहीं बता पाएंगे, यहाँ पर हम कारण बता देंगे, तो इसको हम डायनामिक्स और इसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं इससे। जैसे आपका चैप्टर है मोशन, तो आपके पास यहाँ से दो टर्म्स आएंगे, एक आएगी रेस्ट और एक आएगा मोशन। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट, ठीक है, रेस्ट के देखो डेफिनेशंस हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position with respect to surrounding passes time, ठीक है, यानी क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग पासेस टाइम, यानी टाइम के गुजरने के साथ, टाइम जैसे जैसे पास होगा फिर भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज ना हो तो हम उसको बोलते हैं रेस्ट, ठीक है, और अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं मोशन, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर आप मोशन की बोलना चाहें तो मोशन हम बोल सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग passes टाइम, तो उसको हम मोशन बोलेंगे। क्लियर हो गया भाई, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब रियलिटी में रेस्ट और मोशन को देखने के लिए जो सबसे बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यानी कहाँ से हम देख रहे हैं, कहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है, यानी आगे समझ में। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट है या फिर मोशन है, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या फिर उसका एक बहुत फेमस नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमें ये जरूर याद रखना बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसको बोलते हैं। इट इज द पॉइंट वेयर वी हैव ऑब्जर्विंग in the condition of object that is in rest and motion। क्लियर है बेटा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम बैठकर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। हुआ कुछ क्लियर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब देखो इसमें डिपेंड करता है, आपको समझ में आ रहा है कि अब जैसे देखो सपोज करो कि भाई एक लिफ्ट है, ठीक है भाई, एक लिफ्ट है और इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, चलो जी एक पर्सन है जो उसके अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है वो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये ग्राउंड पर है, वो ए को देख रहा है, तो वो क्या कहेगा, ए इज इन मोशन,
हाँ ए की, क्योंकि पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो बोलेगा ए इज इन मोशन। ठीक है, तो बी के अकॉर्डिंग, और ए अगर बी को देखेगा तो वो नीचे जा रहा होगा, तो इसका मतलब वो कह देगा कि हाँ भाई वो मोशन में है। तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा ए इज इन मोशन, ए इज इन मोशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, अब क्या है कि ये बी वाला व्यक्ति भी ए के साथ ही आ गया लिफ्ट में। सेकंड केस में सपोज करो भाई दोनों ही व्यक्ति लिफ्ट में चढ़ गए, अब तो ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब लिफ्ट फिर ऊपर जा रही है। अब ए वाला क्या देखेगा, या बी वाला ए को क्या बोलेगा, अब ए कहेगा बी इज एट रेस्ट। आपको समझ में आ रहा है क्यों कहेगा? क्यों? क्योंकि टाइम के साथ इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होगी। टाइम के साथ इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी। पहले ये ग्राउंड पर था, फिर ये ऊपर पहुंच चला गया वहाँ तक, तो टाइम के साथ इनकी पोजीशन चेंज हुई। टाइम के साथ इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई जब तक ये लिफ्ट में है। तो जब तक भी लिफ्ट ऊपर जा रही है इन दोनों की पोजीशन यही है सेम। तो ये बोलेगा कि भाई बी इज एट रेस्ट, या बी बोलेगा ए से कि यू आर इन रेस्ट। तो कुछ समझ में आया? दैट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दैट इज डिपेंड, यही डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। क्योंकि आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आ जाएंगे कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखोगे तो कुछ चीज़ आपको रेस्ट में लगेंगी और कुछ चीज़ आपको मोशन में लगेंगी एक ही पॉइंट से। एक और एग्जाम्पल समझते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई सपोज करो यू आर इन दी बस। ठीक है, आप बस के अंदर हो, एंड सीट पर बैठे हुए हो बड़े इजीली, अदर पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, आप भी बैठे हुए हो, अदर पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। तो व्हेन यू ऑब्जर्व इन दी बस, ठीक है, व्हेन यू ऑब्जर्व इन दी बस तो विद अदर पैसेंजर, तो यू विल से यू आर इन रेस्ट। आ रहे समझ में? भाई बस के अंदर आप बैठे हो, बस मूव कर रही है। व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग इनसाइड द बस with compare of other passenger, so you will say कि you are in rest। क्लियर है? यही बोलोगे। क्यों? क्योंकि अदर पैसेंजर एंड यू, आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। आप ऐसे ही बैठे हुए हो, पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, बस मूव कर रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर क्या होगा? सपोज करो आप विंडो के आउटसाइड देखने लगो। भाई बस से बाहर भी देख सकते हो, अंदर तो कंपेयर कर रहे थे। अब जब आप बस के बाहर देखोगे विंडो से, तो बस आपको पता है मूव कर रही है, तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट आएंगे, सोप, ट्री या जो भी चीज़ है, माउंटेन्स वगैरह जो भी ऑन साइड आएंगी, वो सब चेंज आती दिखाई देंगी, वो सब पीछे जाती दिखाई पड़ेंगी। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे या वी आर इन मोशन, हम तो मोशन में हैं, वी आर इन मोशन। तो आपके ऑब्जर्वेशन के दोनों पॉइंट चेंज हो गए। भाई पहले इनसाइड द बस आप देख रहे थे, तो इनसाइड बस देखा तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं थी, क्योंकि अदर पैसेंजर के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं थी। आप अब बाहर देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई पोजीशन तो चेंज हो रही है, तो आप क्या कहोगे? यू आर इन मोशन। तो कुछ क्लियर हुआ कि ये क्या होता है ऑब्जर्वेशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने क्यों लिखा सराउंडिंग और टाइम के साथ? क्योंकि कुछ चीज़ होती हैं जो चेंज होने में टाइम लेती हैं। हम अगर एट ए इंस्टेंट यानी अचानक उन्हें देखें तो हम नहीं बता सकते कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। यानी अगर वो मोशन में है तो भी हम उसे रेस्ट में ही बोल देंगे। बताओ कोई एग्जांपल। अरे समझ में? भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मोशन में होती हैं, लेकिन अचानक हम उन्हें देखें सडनली, एक आध सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए भी देखें, 10 सेकंड के लिए भी देखें, तो आप क्या बोलोगे 10 सेकंड बाद भी? अरे यार ये तो रेस्ट में है। अरे समझे? है कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में? देखिए मैं बताता हूँ। आपके पास वॉच होती है, ठीक है, वॉच कौन सी वाली होनी चाहिए? निडल वाली। निडल समझते हो ना, हैंड्स, वॉच के हैंड होते हैं, निडल वाली होनी चाहिए। उसमें आपने देखिए 3 निडल्स होती हैं। एक होती है सेकंड की, एक होती है मिनट्स की, और एक होती है आवर्स की। होती है सेकंड की, मिनट की, आवर की। अच्छा ठीक है, अब आप देखते हो अचानक टाइम, तो आपको सेकंड वाली चलती दिखाई पड़ती है, तो आपको लग रहा है हाँ भाई घड़ी चल रही है, सिंपल है, सेकंड की से देखकर बता रहे हो। अच्छा आप बात करो मिनट और आवर वाली की, तो आप 2-3 सेकंड या 4 सेकंड भी देखोगे तो आपको मिनट और आवर वाली में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। आवर वाली में तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। अब आवर वाली को तो आप 30 सेकंड तक भी देखते रहो तो आपको लगेगा ये तो रेस्ट पर है।
मिनट वाली को अगर थोड़ा टाइम देखोगे तो वो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, लेकिन 2-4 सेकंड में तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि बस सेकंड वाली चल रही है, क्या वो 2 रेस्ट में है? वो दोनों भी चल रही हैं, लेकिन उनका जो चेंज ऑफ टाइम है, जो टाइम का जो चेंज की पोजीशन है वो बहुत स्लो है। तो मैंने बोला था कि ये चीज़ सब डिपेंड्स करती है हमारे ऑब्जर्वेशन पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वेशन पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रेस्ट और मोशन को इसीलिए हम एक्सप्लेन करते हैं विद सराउंडिंग एंड पासिस टाइम, टाइम के साथ ये चेंज होती हैं। तो ये कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका रेस्ट और मोशन का ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्या रेस्ट है और क्या मोशन है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। आपको सब बता सकते हो अब इजीली कि कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और कौन मोशन पर है। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, बोथ डिपेंड्स आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो ये क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, हम इनको क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो क्वांटिटीज़ जो होती हैं, क्वांटिटीज़ ये हमारे पास 2 टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की, यानी होती तो अलग अलग है, लेकिन आपकी हम 9 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इन्हें 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक स्केलर और एक बांटते हैं बेटा वेक्टर में। ठीक है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो क्या डिफरेंस होता है बेटा स्केलर और वेक्टर में, हमें ये पढ़ना है। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो बेटा कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब आप सोचोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? भाई आपको मैंने बताया ना कि आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है। हमें तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना है कि कुछ भी आए लिखा हुआ वो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम यही बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रटना पड़े कि जी क्या है, ये क्या है। रटना कुछ नहीं है, रटना तो है ही नहीं। अगर आप यहीं से ऐसे पढ़ना सीखोगे तो आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें आप ऐसे प्रोग्रेस करोगे फटाफट। ठीक है, रटने का सिस्टम दिमाग से निकाल दीजिए, रट्टाफिकेशन नॉट अलाउ। चलिए जी स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी बेटा ऐसी होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? भाई मैग्नीट्यूड आपको पता है कि फिजिकल जो क्वांटिटी होती हैं उनको हम रियलिटी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये होती हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि कितने टाइम्स होंगी। यूनिट्स जिसमें हम उसे मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि भाई कोई मास है और वो है 2 kg। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। 2 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यू है और kg है इसकी यूनिट। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। आया समझ में? अब आपसे बोल दिया स्पीड है, स्पीड मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड, तो आप समझ गए ये है बेटा n और ये है इसकी u। समझ में आ रहा है? n और u। तो रियलिटी में जो जितनी भी क्वांटिटी लिखेंगे हम उनको इन्हीं फॉर्म में लिखेंगे, n u की फॉर्म में। n क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू, कितने टाइम्स, और u क्या होती है? यूनिट। यानी जो क्वांटिटी होती हैं इनको मेजर करने का तरीका होता था पहले। ठीक है, मेजर करते थे हम इनको, क्वांटिटी को कैसे मेजर करना है किसी चीज़ को। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती थी जिनमें हमें यूनिट की नीड नहीं पड़ती थी। अरे समझ, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती थी जिनमें हमें यूनिट की नीड नहीं पड़ती है और मेजर कर लेते हैं। बताओ एग्जाम्पल कोई। अरे बताइए कोई एग्जाम्पल ऐसा कि जिसमें हम क्वांटिटी मेजर करते हैं बट नीड नहीं होती किसकी? यूनिट की। क्लियर है? जैसे आप बाजार जाओ और बॉल पेन खरीदो, तो बॉल पेन किस में खरीदते हो? नंबर्स में। एक बॉल पेन खरीदना है, 2 खरीदने हैं, 4 खरीदने हैं, या ऐसे खरीदते हो 1 किलो खरीदने हैं, 2 किलो खरीदने हैं? नहीं खरीदने ना। आप किस में खरीदते हो? नंबर्स में खरीदते हो। तो कुछ क्वांटिटी मेजर ऐसी होती हैं जो नंबर में ही काम चल जाता है। आप नोटबुक खरीदो जाकर,
तो एक नोटबुक दे दो, 2 नोटबुक दे दो, काम चल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब जैसे आपसे पूछा जाए आपकी क्लास में स्टूडेंट्स, तो आप बताओगे 10 है, 20 है, 40 है, केजी में थोड़ी ना बताओगे। तो कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिनका हम नंबर से काम चल जाता है, कुछ को यूनिट में भी लेना पड़ेगा। अब जैसे आप वेजिटेबल्स मार्केट चले जाओ सब्जी खरीदने, ठीक है, अब वहाँ कहने लगो आलू वाले से 1 दे दो, 1 क्या होता है, 1 आलू थोड़ी ना देगा वो, कितना देना, 1 kg देना है, तो वहाँ यूनिट की भी नीड पड़ेगी। तो ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी हैं जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से काम चलता है, और बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की नीड पड़ती है। तो आप समझ गए स्केलर क्या है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर कौन सी होती है बेटा, वेक्टर वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी प्लस डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो हम ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और रियलिटी में अगर इसे बोलो तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो भी करे, तब बोलेंगे हम फॉलो दी वेक्टर लॉ। अभी आपको पता नहीं है, लेकिन अभी आप ऐसे ही याद रखना है कि फॉलो दी वेक्टर लॉ। ठीक है, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको वेक्टर लॉ क्या होता है। वेक्टर क्या होता है कि बेटा जो बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, यानी ये भी ऐसे चल रहा है, ये भी ऐसे चल रहा है, तो हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये एक वेक्टर हो ए, ये बी वेक्टर हो, तो हम इसे ऐड कर लेंगे क्योंकि डायरेक्शन एक है। सपोज करो बेटा ए ऐसे चल रहा है, बी ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे डायरेक्शन चेंज है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लॉ यही होता है कि अगर सेम डायरेक्शन हो तो ऐड करना है, अपोजिट डायरेक्शन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, किसी एंगल पर हो तो कुछ और करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपसे बोला जाए कि भाई वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। आपसे बोला जाए बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसमें भी बेटा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, आपसे बोला जाए एक्सीलरेशन, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही हो उससे तो हम बोलते हैं स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी बता दे और साथ में वेक्टर लॉ को भी फॉलो कर जाए, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, तो ये वेक्टर है, वो स्केलर है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बार बार मेरा यही कहना होगा जितनी भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे लास्ट तक, कि रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। जहाँ भी समझ में ना आए तो बेटा वो नीचे लिखा होता है कमेंट्स, तो वहाँ पर आप लिखो अपने डाउट्स और हमें भेज दीजिए, हम आपके डाउट्सों को पूरा भी करेंगे। ठीक है, और आपको बस ऐसा ही है कि आपको नंबर्स, तो ये मान लीजिए आप कहीं सोच ही नहीं सकते कटने कहाँ हैं। ठीक है, कटना तो है भी नहीं, फुल नंबर लेने हैं, तो पढ़ना में कंसेप्ट के साथ है और इसी का नाम होता है, इसी ने रूट ऑफ स्टडी। तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चलती रहे कि हमारी वीडियो आ गई है, और उसे फटाफट से देखें और पूरे कंसेप्ट क्लियर करें और नोट्स बनाएं। आफ्टर दैट हम भी कोशिश करेंगे नोट्स बनाने की, जो आलसी बच्चे हैं उनको देने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं आप खुद से नोट्स बनाएं, तो आप इसे बहुत ही जल्दी क्लियर करेंगे और हम अच्छे से अच्छा कंसेप्ट डालेंगे इसमें। ठीक है, एकेडमी के साथ साथ और भी अच्छे क्वेश्चन रखेंगे, तो चैनल को ज़रूर जुड़े रहें और हमेशा पढ़ाई करते रहें रूट ऑफ स्टडी के साथ। ठीक है, तो आज आपकी स्टार्टिंग थी और बेस्ट ऑफ लक, हम आपके साथ हमेशा हैं। ओके बाय।